अब सबसे पहले मैं प्रस्तावना को आपके साथ डिस्कस करूंगा और प्रस्तावना को डिस्कस करने के बाद फिर नेक्स्ट डे भारतीय संविधान के सामान्य परिचय, इन जनरल भारतीय संविधान पर चर्चा होगी। फिर मैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर लौटूंगा। यहां पर गौर करें, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, दो तीन प्रश्नों को लिख ले, तब प्रस्तावना पर मैं चर्चा शुरू करता हूं। प्रश्न लिखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आलोक में भारतीय राज्य के स्वरूप और इसके उद्देश्यों पर विचार करें। दूसरा प्रश्न लिखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अहमियत को रेखांकित करते हुए बतलाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अहमियत को रेखांकित करते हुए बतलाइए की अहमियत को रेखांकित करते हुए इससे संबंधित विवादों की विवेचना करें। इससे संबंधित विवादों की विवेचना करें। हाल में यह क्यों चर्चा में रही है? हाल में यह क्यों चर्चा में रही है? तीसरा प्रश्न लिखें, पिछले 3 दशकों के अनुभवों के आलोक में पिछले 3 दशकों के अनुभवों के आलोक में चंदन पिछले 3 दशकों के अनुभवों के आलोक में यह बतलाइए कि प्रस्तावना में मौजूद समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का क्या औचित्य है
और इसकी क्या प्रासंगिकता है। अब अगर हम आवें दो चीजें उभर कर यहां पर सामने आती हैं। प्रस्तावना का महत्व और दूसरा जो है प्रस्तावना से संबंधित विवाद। नहीं, हाल में चर्चा में बने रहने के कारण अगर हम देखें अगर प्रस्तावना के अहमियत की बात होगी तो प्रस्तावना की अहमियत किस बात में है। पहला, यह संविधान के प्राधिकार के स्रोत की जानकारी देता। यह भारतीय राज्य की प्रकृति का संकेत देता। तीसरा, यह उद्देश्यों की ओर इशारा करता है। और चौथा, इससे हमें संविधान के लागू होने की तिथि की जानकारी मिलती है। अब गौर करें, प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, यहीं से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। इसकी जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, जो यह इंडिकेट करता है कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा किया गया है और संविधान निर्मात्री सभा में जो प्रतिनिधि मौजूद थे वो भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
ना कि वे एक इंडिविजुअल के रूप में खुद को या अपने राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अगर भारत के संविधान को हम भारत के लोगों ने निर्मित किया और हम भारत के लोगों ने स्वीकार किया, तो निश्चित तौर पर संप्रभुता किसमें निवास करती है? पीटी में अक्सर प्रश्न पूछा जाता। तो अगर आप देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस बात का संकेत देती है कि संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। प्रस्तावना भारतीय राज्य की प्रकृति का संकेत देती हुई क्या कहती? भारतीय राज्य की प्रकृति का संकेत देती हुई प्रस्तावना कहती है कि भारतीय राज्य कैसा हो? संप्रभु हो। कैसा हो? तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत के लोगों ने भारत के राज्य को एक संप्रभु राज्य के रूप में देखा, सॉवरेन स्टेट के रूप में देखा। और सॉवरेन होने का मतलब जो स्वयं से संबंधित निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र हो और किसी भी बाह्य दबाव को स्वीकार नहीं करे। दूसरा, समाजवादी। अगर आप देखें 1920 के दशक में के मध्य में वामपंथ का आविर्भाव होता और वामपंथ की लोकप्रियता बढ़ती चली जाती। 1930 के दशक के मध्य तक आते आते देखें, एक ओर वामपंथ की लोकप्रियता बढ़ रही है, दूसरी ओर एक समाजवादी धारा उभर करके सामने आती। और वामपंथ और समाजवादी धारा की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आर्थिक एजेंडे को निर्धारित करने में अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। और इसलिए 1930 के दशक से आप 1947 तक चले जाएं तो राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आर्थिक एजेंडा जो है वह समाजवादी रुझानों को प्रदर्शित करता हुआ आता है। यद्यपि समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में मौजूद नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में जोड़ा गया। लेकिन जब समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में मौजूद नहीं था, तब भी भारतीय राज्य की प्रकृति समाजवादी ही थी और भारतीय राज्य की समाजवादी प्रकृति का संकेत न केवल संविधान की प्रस्तावना से मिलता है बल्कि भारतीय संविधान के विविध उपबंधों से भी मिलता है, जो मुख्य रूप से भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 में उल्लिखित है, जिनकी चर्चा भाग 3 और भाग 4 में की गई है। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष भारतीय राज्य कैसा होगा? पंथ निरपेक्ष होगा, सेकुलर होगा। अगर आप भारतीय कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो समस्या केवल रिलीजियस नेचर की नहीं थी। समस्या केवल जो है धार्मिक प्रकृति की नहीं थी, सांप्रदायिक प्रकृति की नहीं थी। समस्या का स्वरूप जो है वह सेक्टोरियल भी था। इसलिए आप देखेंगे हिंदी में सेकुलर शब्द, अंग्रेजी में सेकुलर शब्द है,
जबकि हिंदी में आप देखेंगे पंथ निरपेक्ष शब्द है, जिस पर विस्तार से चर्चा तब मैं करूंगा जब धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना पर हमारी आपके साथ चर्चा होगी। तो भारतीय राज्य कैसा होगा? नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा? सेकुलर होगा। और सेकुलरिज्म के दो कंपोनेंट होती। जो सेकुलर स्टेट होता, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म के दो कंपोनेंट होते। नंबर 1, नो स्टेट रिलीजन, अर्थात जो सेकुलर स्टेट होता उसका अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता, उसका अपना कोई राज्य धर्म नहीं होता, वेस्टर्न कंसेप्ट के कंटेक्स्ट में देखें। और दूसरा, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर। जो सेकुलर स्टेट होता है वह, अगर आप देखें, धार्मिक मामलों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भारत में जो रिलीजियस डाइवर्सिटी थी, भारत में जो सेक्टोरियल डाइवर्सिटी थी, तो रिलीजियस और सेक्टोरियल डाइवर्सिटी के मद्देनजर भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए, उस डाइवर्सिटी को भी, उस सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक विविधता को भी संरक्षित करने की जरूरत थी, संवर्धित करने की जरूरत थी। और इसी के मद्देनजर भारतीय राज्य ने जो है वह सेक्युलरिज्म के आदर्श को एडॉप्ट किया। फिर यहां पर मेरी बात ध्यान रखेंगे, जब प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को इंक्लूड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। जब प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को इंक्लूड नहीं भी किया गया था, तब भी भारतीय संविधान सेकुलरिज्म के आइडियल्स पर आधारित था। तब भी भारतीय संविधान की मूल भावनाएं अपनी प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष थी। क्यों? क्योंकि अगर आप जाकर के देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आरंभ से ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत देखें, अनुच्छेद 15-16 राज्य और नागरिक यथा प्रसंग दोनों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वे धर्म के आधार पर विभेद ना करें। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 रिलीजियस फ्रीडम के डिफरेंट प्रोविजन को समाहित करते हुए आते। धर्म, अंतःकरण, विश्वास, उपासना और आचरण की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए आते। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए आते। और ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी धर्म अपने आप को नागरिकों की मर्जी के विरुद्ध उस पर खुद को थोपने की कोशिश ना करे। किसी भी धर्म के सिद्धांत, किसी भी धर्म के आदर्श उस पर थोपे ना जाए, ना उनको धार्मिक प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए विवश किया जाए, ना उनको धार्मिक उपासनाओं, धार्मिक कर जिसका उद्देश्य धर्म की अभिवृद्धि को सुनिश्चित करना है, देने के लिए बाध्य किया जा सकता। जब पंथ निरपेक्षता शब्द को, सेकुलर शब्द को प्रियम्बल में शामिल नहीं किया गया था, उस समय भी आप जाकर के देखें, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 रिलीजियस माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की बात करता हुआ आता। जब सेकुलर शब्द को प्रियम्बल में शामिल नहीं किया गया था,
उस समय भी अनुच्छेद 325 मतदाता सूची में नागरिकों के नाम को शामिल किए जाने के क्रम में धर्म के आधार पर विभेद का निषेध करता हुआ आता। लेकिन एट द सेम टाइम आप क्या देखते, क्योंकि भारत जो है मल्टी रिलीजियस कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है, मल्टी सेक्टोरियल कंट्री है, तो ऐसी स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नेचुरल है। हितों का टकराव विभिन्न धार्मिक समूहों और विभिन्न पंथों के बीच, विभिन्न संप्रदायों के बीच हितों का टकराव सहज और स्वाभाविक है। और अगर हितों का टकराव सहज और स्वाभाविक है तो ऐसी स्थिति में राज्य धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। और इसी के मद्देनजर रिलीजियस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को इंपोज करने की बात की गई है। और यह रिलीजियस मैटर में जरूरत पड़ने पर पब्लिक इंटरेस्ट, जरूरत पड़ने पर पब्लिक हेल्थ, जरूरत पड़ने पर प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, जरूरत पड़ने पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करने की बात करता है रिलीजियस फ्रीडम को। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे, धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप के लिए स्पेस क्रिएट किए जाने के बावजूद अगर आप देखें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना जो है वह सर्वधर्म समभाव को अहमियत देती है। अर्थात राज्य सभी धर्मों को, सभी धर्म के अनुयायियों को समान नजरिए से देखेगा। अगर हज पर सब्सिडी दी जाएगी तो अमरनाथ यात्रियों को भी सब्सिडी दी जाएगी। चौथा कंटेक्स्ट अगर देखें, नहीं तो लोकतंत्रात्मक भारतीय गणराज्य कैसा होगा तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। तो ये जो है भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा हो, भारतीय राज्य के स्वरूप को लेकर यह आकांक्षा किसकी है, तो यह आकांक्षा किसी और की नहीं, संविधान के निर्माताओं की नहीं, बल्कि यह आकांक्षा भारत के लोगों की है। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, अगला क्या डायमेंशन है, अगला डायमेंशन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय राज्य की प्रकृति का ही संकेत नहीं देती, नहीं, बल्कि यह किसका संकेत देती है, तो यह भारतीय राज्य के भारतीय राज्य के उद्देश्यों का भी संकेत देती है। और भारतीय राज्यों से यहां क्या अपेक्षा की गई है, नहीं, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को क्या अपेक्षा की गई,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय समस्त नागरिकों के लिए न्याय को सुनिश्चित करने की आवश्यकता की। यह न्याय सामाजिक भी होगा, यह न्याय आर्थिक भी होगा, यह न्याय राजनीतिक भी होगा। नहीं, स्वतंत्रता, न्याय को सुनिश्चित करने की बात की गई, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की बात की गई। यह स्वतंत्रता किस प्रकार की होगी? तो यह स्वतंत्रता विचार की होगी, यह स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की होगी, यह स्वतंत्रता विश्वास की होगी, यह स्वतंत्रता धर्म की होगी, यह स्वतंत्रता उपासना की होगी। इन तमाम संदर्भों में स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। और क्या? समता, किसकी? समता प्रतिष्ठा की और अवसर की। तो न्याय को सुनिश्चित करने की बात की गई, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की बात की गई, समता को सुनिश्चित करने की बात की गई और बंधुता को सुनिश्चित करने की बात की गई। और बंधुता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कहा गया? इसके अलावा देखें, गरिमा को भी सुनिश्चित करने की बात की गई। व्यक्ति की गरिमा को। और बंधुता क्यों? ताकि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता सुनिश्चित की जा सके। नहीं, और किस चीज की जानकारी मिलती? नहीं, तो संविधान के लागू होने की तिथि की जानकारी। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों की ओर से भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जाना, अपनाया जाना। और इसी दिन यह आंशिक रूप से लागू होता, भारत का संविधान। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रस्तावना की अहमियत किस बात में है? तो प्रस्तावना की अहमियत इस बात में है कि प्रस्तावना संविधान के प्राधिकार के स्रोत की जानकारी देती है। प्रस्तावना भारतीय राज्य की प्रकृति की ओर इशारा करती है। प्रस्तावना
उन उद्देश्यों की ओर, उन लक्ष्यों की ओर इशारा करती है जिन्हें प्राप्त करने की अपेक्षा संविधान निर्माताओं और उनकी हम भारत के लोगों और उनके एवज में संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य की ओर से की गई। और प्रस्तावना जो है संविधान के लागू होने की तिथि की जानकारी भी देती है। तो ये कंटेक्स्ट क्या थे? ये प्रस्तावना के जो हैं वे महत्व से संबंधित संकेत थे। अब दूसरे आयाम की ओर मैं आता। दूसरा आयाम क्या है? दूसरा आयाम है प्रस्तावना से संबंधित विवाद। एक आउटलाइन दे देता, फिर मंडे को इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। प्रस्तावना से जुड़ा हुआ विवाद क्या है, हम आइडेंटिफाई करें। पहला प्रश्न उभरता है, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? पहला प्रश्न यह उभरकर सामने आता। दूसरा प्रश्न क्या उभर कर आता? क्या यह शक्ति का स्रोत है? क्या यह शक्ति का स्रोत है? नहीं। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्या यह सरकार की संविधान प्रदत्त शक्ति को मर्यादित करता है, मर्यादित करती है? अब क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? इसी से इस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जो उभरकर सामने आता, क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? अर्थात क्या न्यायालय प्रस्तावना को लागू करवा सकता है? और अगर
तीनों प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक में तो फिर इसकी अहमियत क्या है? अगेन अगर मूव करें, बयालीसवां संशोधन और इससे संबंधित विवाद। मतलब इस विवाद के मूल में क्या है? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किए जाने का औचित्य। और फिर आएगा हालिया विवाद। क्यों नहीं इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना से हटा दिया जाए? किन दोनों शब्दों को? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। और ये मांग सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल दोनों के द्वारा, चौंकिएगा नहीं जब मैं कह रहा हूं ये मांग सत्तारूढ़ दल के द्वारा भी की जा रही है और ये मांग विरोधी दल के द्वारा भी की जा रही है। विरोधी दल सैटायर के सेंस में, कमेंट के सेंस में कह रहे हैं कि इस शब्द को ही हटा दिया जाए, क्योंकि राज्य का आचरण जो है, स्टेट का कंडक्ट ना तो सोशलिस्ट आइडियल्स के अनुरूप है और ना सेक्युलर आइडियल्स के अनुरूप है, तो अनावश्यक इसको जगह देने का क्या औचित्य? जबकि जो रूलिंग कॉम्बिनेशन है वह इन दोनों शब्दों को हटाने की लगातार मांग कर रहा है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां पर मैं कहूंगा
पिछले 3.5 दशकों के अनुभव, ये अनुभव एक और एलपीजी से जाकर इस अनुभव का संबंध जुड़ेगा, दूसरी ओर मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुत्व के उभार से। तो इस पहलू पर, इस डायरेक्शन में हमारी चर्चा जो है वह मंडे को होगी। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर रोकता हूं। थैंक्स अ लॉट।